नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने अपने चैनल पे एंशियंट और मेडुअल के यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ 2010 से 2023 तक के डिस्कस किए विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे जा करके देखें। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री भी हम पूरा कंप्लीट कर दें, जैसे हम एंशियंट और मेडुअल किए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। हम देखते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में। चलिए शुरू करते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है? पहले क्या करते थे, जब यूरोपियंस आए थे तो एक अगर ऐसी जगह ले लिए तो इसको सिक्योर करने के लिए तो इसको घेराव कर देते थे, इसको किला कहते हैं, घेराव कर देते थे। ठीक है, फोर्टिफाइड कर देते थे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुर्तगीज पहला फोर्टिफाइड कहाँ पे किए थे? ऑप्शन है अंजीदीव, कैनोर, कोचीन, गोवा। तो इसका आंसर होगा कोचीन। और पहला कौन करवाया था? अल्फोंसो ने करवाया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट्रेस वॉज बिल्ड बाई अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्के, हु वॉज नॉट द वायसराय एट दैट टाइम, इन कोचीन। कब करवाए थे? 1503। तो ये याद रखिएगा, 1503 में करवाया गया था पहला फोर्टिफिकेशन पुर्तगीज द्वारा। कहाँ पे? कोचीन। किसके द्वारा? ये पूरा नाम नहीं याद होता है तो अल्फोंसो ही याद करिए। ठीक है, अल्फोंसो द्वारा। ये याद रखिएगा कि जब ये फोर्टिफाइड करवाए थे तो उस टाइम के ये वायसराय नहीं थे। ठीक है, अब कैनोर और अंजीदीव में इसके बाद फोर्टिफिकेशन हुआ 1505 में। ये किसके द्वारा करवाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। ये कह रहा है पहला कौन ट्रेडिंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी था जो कि पहला अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करवाया था सूरत में? तो ऑप्शन दिया हुआ डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज। तो इसका आंसर होगा इंग्लिश। आए तो पुर्तगीज पहले थे, लेकिन पुर्तगीज सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश नहीं करवा पाए थे। जब इंग्लिश मतलब कि ब्रिटेन से यूरोपियन कंट्रीज आई तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश करवाई थी। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज की सीक्वेंस में आई उसके लिए एक मेमोनिक्स है। जैसे पीडीएफ आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पीडीएफ ये तो नॉर्मली हो गया, लेकिन ऐसे याद करिए पीडीईएफ डी इस सीक्वेंस में आई थी। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस और डेन्स। ठीक है, इस सीक्वेंस में यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आके ट्रेड की थी। तो गाइज आप लोगों को ऐसे बहुत सारे मेमोनिक्स चाहिए होंगे या वन लाइनर्स लर्न करने के लिए या पीसीएस के लिए स्टैटिक पोर्शन लर्न करने के लिए वीडियोस चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम ऐसे बहुत सारे मेमोनिक्स वगैरह लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में पहला कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एमंग ऑल यूरोपियन ट्रेड कंपनीज। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द ब्रिटिश टू सेट अप अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। परमिशन कौन दिया था? जहांगीर। जहांगीर के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना सूरत में। कब सेटअप की थी अपना कंपनी? 1613 में। डच एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर 1616। उसके बाद दूसरा कौन था? डच, जो कि 1616 सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की है। ठीक है, जहाँ पे फ्रेंच ने 1668। देखिए फ्रेंच कितने लेट में स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन। अब देखिए इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे तो देखेंगे कि जहांगीर ने परमिशन दिया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो इसका मतलब जहांगीर होगा, लेकिन ये गलत है। ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब लंदन में बन रही थी, यहाँ इंडिया में आने के बाद नहीं पूछा, जब लंदन में ही वो बन रही थी, उस टाइम पे एम्परर कौन था? तो उस टाइम पे एम्परर अकबर थे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सम मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ जनरल मीटिंग इन लंदन इन 1599 प्रिसाइडेड ओवर बाय लॉर्ड मेयर. Plans were prepared for trading with Eastern Island, and a company for the fulfillment of this purpose was founded, named as Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies. At that time, Akbar was the Emperor of India. 1599 में कंपनी मतलब मीटिंग हुई थी कि ऐसे ऐसी कंपनी बनेगी, लॉर्ड मेयर ने प्रिसाइड किया था। तो उस टाइम पे एम्परर कौन था?
इंडिया में अकबर थे। अकबर का टेन्योर क्या रहा है, 1556 से 1605। और बात तो 1599 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब आई तो इंडिया में एम्परर कौन हो गया, जहांगीर हो गए। लेकिन जब बात महालंदन में बन रही थी तब अकबर थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके रेन में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, लुइस 14, लुइस 13, लुइस 15, लुइस 16। तो ऑब्वियसली बात है लुइस 14 ये सबको पता है, लुइस 14 के टाइम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। आइए देखते हैं, देखिए ए, ठीक है। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। ये वॉर्स दिए हुए हैं और ये एक साइड ट्रीटी दी हुई है कि ये वॉर कब ख़त्म हुआ, किस ट्रीटी के थ्रू ख़त्म हुआ। तो वॉर है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर। देखो जब हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ तो हमें क्लियरली याद भी हो जाता है। हम ये पता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जब ख़त्म हुआ था तो कैसे ख़त्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले हुआ था। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले क्या था, कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में हुआ था ये बताइए, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो एक्सला चापले क्या था कि जिसका जो है मतलब फ्रेंच के पास इंग्लिश का जो भी है वो इंग्लिश को रिटर्न कर दे और इंग्लिश के पास फ्रेंच का जो है वो रिटर्न कर दे। तो ऐसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ था। तो अब ए में फोर्थ देखिए क्या है, सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सोल्यूशन देख लेते हैं पहले एक बारी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले, थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस, सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकन्क्लूसिव वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स लॉस्ट। पहले मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए थे, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन पढ़ाई है, यहाँ पे तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का थोड़ा बहुत तरीका देख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। ये पूछ रहा है इंडिया में डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया था। ऑप्शन दिया हुआ है नागापट्टनम, चीनासोर, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सारी जगहों पे डच ने, अभी हमने पीछे देखा ना कि डच ने भी इस्टेब्लिश किया था सूरत में, बट थोड़ा लेट किया था, इंग्लिश के बाद सेकंड नंबर पे किया था, ठीक है। भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, इन सारी जगहों पे डच का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। ये सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए नागापट्टिनम में कब बना था, 1658 एडी में, चिंसुरा 1653 में, मछलीपट्टनम 1605 में, सूरत 1616, आगरा 1621, कोचीन 1663, पटना में 1638 या 1632, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बना रखा था। तो ये सारे ऐसे ईयर्स तो इतना नहीं याद हो पाएगा बट नियर अबाउट याद होगा, लेकिन जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले 1748, अभी हमने पीछे देखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या कह रहा है कि इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सला चापले ट्रीटी जो था उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से दोनों सही है, एक सही है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड, ये सही है, अभी हमने पीछे देखा। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, तो हाँ क्योंकि मद्रास को कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने जो कि थी इंग्लिश की, तो जब ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले हुआ मतलब जिसका जो है वो वापस कर दिया जाए, तो फ्रेंच ने मद्रास इंग्लिश को वापस कर दिया, ठीक है। तो ये सी आंसर होगा, दोनों सही है। ये देखते हैं, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले 1748, विद द एंड ऑफ यूरोपियंस वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक ऑल्सो एंडेड एंड ब्रिटिश गॉट बैक मद्रास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक हमारा खत्म हुआ। दूसरा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। अब इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए और कितने क्वेश्चंस पूछे गए विद सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। ये कह रहा है कि इनमें से किस बैटल के बाद इंडिया में ब्रिटिश की सुपरमेसी अच्छी खासी मिल गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गई। किस बैटल के बाद ब्रिटिश की सुपरमेसी इंडिया में अच्छी खासी हो गई। ऑप्शन दिया हुआ बक्सर, प्लासी, सेरिंगापट्टनम, वैंडीवॉश। तो बैटल ऑफ बक्सर हमें यह पता ही है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था, तीन लोग एक साथ थे वर्सेस इंग्लिश,
जिसमें से शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल रूलर थे, और अवध के नवाब प्लस नवाब ऑफ बिहार, ये तीनों लोग एक साथ थे वर्सेस इंग्लिश हुआ था, जिसमें इंग्लिश जीत गई थी और यहाँ से ब्रिटिश की सुपरमेसी इंडिया में स्टार्ट हो गई। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑल्दो प्लासी फाउंडेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, प्लासी से बंगाल में तो ब्रिटिश के कंट्रोल हो गया था। द बैटल ऑफ बक्सर एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुपरमेसी ऑल ओवर इंडिया। ये ऑल ओवर इंडिया क्यों कह रहा है? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मुगल राज करते थे ऑल ओवर इंडिया में। मतलब ठीक है, पावर इनका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ऐसा माना जाता था कि हाँ मुगल रूल करते हैं। बट बैटल ऑफ बक्सर में मुगल मुगल रूलर जो कि कौन था, शाह आलम सेकेंड, वो भी हार गए थे। तो ये माना गया कि अब तो हम पूरा मुगल हार गया, मतलब इंडिया पूरी हार गई और वहाँ से ब्रिटिश सुपरमेसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मुगल एम्परर नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल बिकेम अ पपेट ऑफ ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, यहाँ से पपेट बन गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के द्वारा लास्ट गवर्नर बंगाल के किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, जो कि मुगल एम्परर द्वारा अपॉइंट किए गए थे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फरुखसियार, मुगल एम्परर प्रमोटेड मुर्शिद कुली खान टू गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। ठीक है, फरुखसियार मुगल एम्परर ये मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किए थे। सुजाउद्दीन सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ द मुर्शिद कुली खान, हु वॉज द ड्यूली रेटिफाइड बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। Hence, his father-in-law was the last governor of Bengal appointed by Mughal emperor independently. अच्छा देखिए क्या है कि मुर्शिद कुली खान का जो दामाद था सुजाउद्दीन, बना लास्ट में वो था, लेकिन अपॉइंटेड तो मुर्शिद कुली खान थे ना। मुगल एम्परर फरुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया, जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह पे इनके सन इन लॉ हो गए, लेकिन ये अपॉइंटेड नहीं थे। अपॉइंटेड लास्ट मुर्शिद कुली खान जी ही थे। मुगलों के द्वारा लास्ट अपॉइंटमेंट मुर्शिद कुली खान का ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश, वेंडीवॉश बैटल में क्या हुआ था? वेंडीवॉश बैटल किसके किसके बीच में हुआ था? ये फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडीवॉश फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें कह रहा है चारों में से सही बताना है। फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच या डच डिफीटेड ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। इसमें क्या हुआ था वेंडीवॉश में कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था फ्रेंच को। ठीक है, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट। ये क्वेश्चन कह रहा है बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ तो बंगाल के नवाब कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला व मीर जाफर। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उस टाइम पे मीर जाफर थे बंगाल के नवाब। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेड कर रहे थे किस में? बैटल ऑफ बक्सर में। एंड वर्सेस कौन था? आर्मी ऑफ मीर कासिम, मुगल किंग शाह आलम सेकेंड एंड नवाब ऑफ अवध। ठीक है, मीर जाफर वॉज द नवाब ऑफ बंगाल देन। तो उस वक्त में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फाउट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। ये तो हमें पता ही है, कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, आप बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784। ये कह रहा है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में किसने फाउंड किया था? ऑप्शन है जॉनथन डंकन, विलियम जोन्स, वेरन हेस्टिंग या चार्ल्स ग्रांट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784। ठीक, चलिए वो टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। अब देखते हैं पंजाब एंड मैसूर जो रीजनल स्टेट था इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च एट। ये कह रहा है जो बेगम समरू थी उन्होंने चर्च बनवाया था कहाँ पे। ऑप्शन है माउंट आबू, नैनीताल, सरधना या कानपुर में। बेगम समरू ने चर्च मोस्ट इमिनेंट चर्च कंस्ट्रक्ट करवाया था किस जगह पे। आंसर होगा सरधना। इन्होंने सरधना बेगम समरू ने सरधना में चर्च को कंस्ट्रक्ट करवाया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट इमिनेंट चर्च एट सरधना नियर मेरठ। यूरोपियन वॉल्टर जोसेफ Reinharded Silbert was the husband of Begum Samru, who offered military service to many states. Begum Samru became Empress of Sardhana after the death of her husband. तो इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए बेगम समरू ने एक चर्च को कंस्ट्रक्ट करवाया था। वो चर्च कहाँ पे करवाई थी? मेरठ के पास सरधना एक जगह है, वहाँ पे चर्च को कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह, द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। दलीप सिंह कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ सिख सेक्ट। ठीक है, देखो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ था। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में इंग्लिश जीत गई थी और इनको पेंशन देकर के ब्रिटिश भेज दी थी। दलीप सिंह के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है सही कौन सा, करेक्ट कौन सा है। ही डाइड इन पेरिस इन 23 अक्टूबर 1893। ही वॉज क्रिमिनेट एट नासिक। ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया। आंसर ए होगा, ही डाइड इन पेरिस। इनका डेथ पेरिस में हुआ था 23 अक्टूबर 1893 में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दलीप सिंह डाइड इन पेरिस फ्रांस ऑन 23 अक्टूबर 1893। ठीक, रिमेनिंग ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, विजिटेड रशिया एंड वॉज क्रिमेटेड इन लंदन। इनका क्रिमेशन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया था और ये रसिया भी गए थे। ठीक है, और इसीलिए बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ इनकी डेथ पेरिस में हुई थी 23 अक्टूबर 1893 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एक साइड वॉर दिया हुआ है, दूसरे साइड उसके कॉन्सिक्वेंसेज दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली वॉज डिफीटेड वॉर, गलत है। हैदर अली नहीं हारा था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड द वॉर ब्रिटिश, ये भी गलत है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वॉन द वॉर बैटल एंड डिड नॉट सिसीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, ये गलत है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू जीता नहीं था, हार गया था। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉर वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल, ये सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुआ था, कब हुआ था? 67 से 1769 में। एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ब्रिटिश गवर्नर वॉज वर्सलेट ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1780 से 1784। एंड कैसे हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। वॉरेन हास्टिंग द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द वॉर। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 में हुआ अंडर कमांड्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। इसमें ये ट्रीटी याद रखिएगा, कौन सा वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ था। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में और क्या हुआ? टीपू रिक्वेस्टेड सपोर्ट फ्रॉम टर्की, कुस्तुनिया एंड फ्रांस, बट हिज एफर्ट वॉज वर्थलेस, क्योंकि वो लास्ट में टीपू सुल्तान हार गए थे। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फाउट इन 1799 लेड बाय जनरल लॉर्ड वेलीजली ऑन 4 मई 1799। ब्रिटिश एनेक्स्ड सेरिंगापट्टनम फोर्ट एंड टीपू गॉट मर्टरडम इन द बैटल। फैमिली मेंबर ऑफ टीपू वर इम्प्रिजनमेंट इन वेल्लोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 to 69। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीता था? विक्टोरियस कौन हुआ था? इंग्लिश, हैदर अली, मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। का आंसर होगा बी, क्योंकि हैदर अली तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जीते थे। फर्स्ट और सेकेंड तो सही चला था, थर्ड से दिक्कत स्टार्ट हुई थी ना, तो इसका आंसर होगा हैदर अली। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और हैदर अली में. ही फाउट ब्रेवली एंड कैप्चर्ड मैंगलोर इन 1768 एंड रीच्ड मद्रास इन 1769. where English in helplessness had to sign the Treaty of Madras in April 1769 on the condition of हैदर अली. ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जीता था. ठीक, एंग्लो मैसूर वॉर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. एक साइड ट्रीटी दिया हुआ है, दूसरे साइड ईयर्स दिया हुआ है. कौन सी ट्रीटी किस ईयर में साइन हुई थी? ये सब जब स्टैटिक पोर्शन आप ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा. ठीक है, देखो हमें पता ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये कब साइन हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे. ठीक, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1765. तो ये आ जाएगा यहाँ पे. ए का फोर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ये दोनों नहीं होगा. ए का फोर्थ मतलब बी का सेकेंड. मैंगलोर 1784. अब ट्रीटी ऑफ सालबाई और ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो देखो ट्रीटी ऑफ मद्रास पहले हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था. तो मद्रास आ जाएगा 1769 और सालबाई 1782. इसका ट्रिक है, अगर आप लोग इसका ट्रिक है, अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियोज़ जरूर बनाएंगे. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न आर्मरी इन दिंदीगल मैसूर इन 1755. ये कह रहा है कि मॉडर्न आर्मरी किसने एस्टेब्लिश करवाया था? कहाँ पे? मैसूर में 1755 में. आर्मी को मॉडर्न वे में जैसे किसने करवाया था? कहाँ पे? मैसूर में. टाइम क्या आ रहा है? 1755. तो समझ में आ रहा है इसके बाद ही नियर अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ कौन हो सकता है? हैदर अली. तो हैदर अली आंसर होगा. ये देखते हैं. 1742 मैसूर आर्मी अंडर वेंकटराया's लीडरशिप कॉन्कर्ड Dindigul. In 1755, Mysore king sent Hyder Ali to Dindigul to handle the situation. Hyder Ali occupied Dindigul and converted this fort into Sepoy's post. Later on, he became the ruler of Mysore. In 1777, Hyder Ali appointed Purshana Mir Sahab as governor of Dindigul. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालती अला. ये कह रहा है राजा रंजीत सिंह द्वारा अदालती अला किस जगह पे सेटअप किया गया था? तो ये याद रखिएगा, अदालती अला कौन सेट करवाता था? रंजीत सिंह. यहाँ से एक चीज़ और याद हुआ ना, रंजीत सिंह जी. ठीक है, अब किस जगह पे? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान. तो इसका आंसर होगा बी, लाहौर. लाहौर में रंजीत सिंह अदालती आला सेटअप करवाया करते थे. ये सॉल्यूशन देखते हैं. महाराजा रंजीत सिंह सेटअप अदालती आला एट लाहौर विच हर्ड अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट. ये अदालती आला क्या करते थे? ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होता था? लाहौर में. कौन करवाता था? राजा रंजीत सिंह. इनका काम क्या था? डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील होता था इसमें वो सुना जाता था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नर जनरल वायसराय. ठीक है, अब देखते हैं कि गवर्नर से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, गवर्नर टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक, चलिए शुरू करते हैं. 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके पीरियड में एस्टेब्लिश हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वैरन हास्टिंग. तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिएगा. ठीक, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. ये भी 2010 का है. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये तो बहुत आसान है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर भी उनको कहा जाता है. कौन है? लॉर्ड रिपन. देखिए, ठीक है. 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन. एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ. एंग्लो नेपाल वॉर किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या वैरन हास्टिंग. तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हास्टिंग. जिस टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हो रहा था उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हास्टिंग. आइए सोल्यूशन देखते हैं. एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 16. वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हास्टिंग विच केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली. ट्रीटी ऑफ सुगौली से
एंग्लो नेपाल वॉर जो है, एंग्लो नेपाल वॉर एंड हुआ था, ठीक, कब? 1815 में। आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सब्सिडरी अलायंस किसकी रेन में इंप्लीमेंट करवाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलीजली, सर जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली द्वारा सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था, इंप्लीमेंट करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2011, टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पे है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? बताइए, कॉर्नवालिस का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1786 टू 1793 एंड जुलाई, देखिए 2 बार कॉर्नवालिस 2 शिफ्ट में आए थे इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल। पहला टाइम क्या था? 1786 से 93 थे। फिर दूसरा 30 जुलाई 1805 में आए थे, 5 अक्टूबर 1805 तक के लिए, ठीक है। ही इज़ नोन फॉर इस्तमरी और परमानेंट सेटलमेंट, जुडिशियल कोड जिसको कॉर्नवालिस कोड भी कहते थे, एंड एज अ प्रमोटर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसको भी इन्होंने प्रमोट करवाया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ही डाइड ऑन अक्टूबर 5, 1805, आए थे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, 30 जुलाई को आए थे, जहाँ की 5 अक्टूबर में इनका देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ? गाजीपुर में। हिज ग्रेव इज सिचुएटेड एट गाजीपुर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनवाया और इम्प्लीमेंट करवाया था? वेलीजली, हास्टिंग, डलहौजी, क्लाइव। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया जहाँ पे डलहौजी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिस्ड स्लेवरी? स्लेवरी किन्होंने एबॉलिश करवाया? किस गवर्नर जनरल ने स्लेवरी एबॉलिश करवाया? तो ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर जॉन शोर। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एलन बोरो। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड बाई एक्ट 5 ऑफ 1843 बाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बोरो। हिज टेन्योर वॉज फ्रॉम 1842 टू 1844 AD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब? किसने कर्जन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपेयर करवाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी या एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। के गोखले जी ने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपेयर करवाया था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? ब्रिटिश द्वारा सिंध का कॉन्क्वेस्ट किसके पीरियड में कंप्लीट हो गया था? लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड हरिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड अमहर्स्ट। तो लॉर्ड एलन बोरो के पीरियड में कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। During the period of Lord Ellenborough, 1842 to 1844, state of Sindh was fully merged into the British Empire in August 1843. It was the main region of the first Anglo-Afghan war. यही तो मेन रीजन था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का, क्योंकि सिंध भी चला गया। अब डायरेक्टली इंडियंस और अफगान आमने सामने हो गए, बीच में जो था सिंध वो नहीं रह गया था, वो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया था, ठीक। नेक्स्ट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सती वॉज एबॉलिस्ड बाई? अभी हमने देखा स्लेवरी, स्लेवरी किसके द्वारा एबॉलिस्ड हुआ था? एलन बोरो। अब पूछ रहा है सती किसके द्वारा एबॉलिस्ड हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड वेरन हास्टिंग, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। Brahmins of 18th century used to believe that if women became the sati, 7 generation of his husband will achieve heaven. 18th century में क्या होता था, लोग क्या मानते थे कि अगर किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो विमेन सती प्रथा को अपना लेती है, मतलब खुद को जिंदा जला लेती है, तो 7 जन्मों तक उसके हस्बैंड को हेवन, स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। फ्यू कॉन्शियस रूलर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्राई टू अबॉलिश दिस सिस्टम, अकबर वॉज वन ऑफ देम। जो अभी
ये पूछा ना कि किसके द्वारा सती प्रथा को एबॉलिश किया गया। उससे पहले भी बहुत सारे रूलर्स के द्वारा एबॉलिश करने की कोशिश की गई, लेकिन एबॉलिश नहीं हो पाया। उनमें से एक अकबर भी थे। अकबर ने भी ट्राई किया था सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए। मराठा ने भी ट्राई किया था, जहाँ पे पुर्तगीज़ और फ्रेंच ने कुछ जगहों से, जैसे पूरे इंडिया से तो नहीं बट कुछ पर्टिकुलर जगहों से सती प्रथा को एबॉलिश करवाए थे, जैसे कि गोवा और चांद्रनगर। It was Rajaram Mohan Rai who started his campaign against sati practice. Bengal Sati Regulation or Regulation 17 AD 1829 of Bengal Code was a legal act formulated in British India under ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हुआ? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के पूरे अगेंस्ट हो गए। इसमें बहुत सारे एक्शंस लेने के लिए ब्रिटिशर्स के एकदम पीछे पड़ गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कोड, कुछ एक्ट वगैरह लिया है जिससे सती प्रथा को एबॉलिश किया गया। ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे। ठीक, इससे पहले भी बहुत लोगों द्वारा ट्राई किया गया, जैसे जिनमें से एक अकबर भी थे सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड, ये कह रहा है 1802 में जो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था, किसके किसके बीच में साइन हुआ था? इंग्लिश बाजीराव फर्स्ट, इंग्लिश बाजीराव सेकंड, फ्रेंच बाजीराव फर्स्ट, डच बाजीराव सेकंड। तो ये इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के बीच में साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ बेसिन। आइए इसको देखते हैं सॉल्यूशन। ट्रीटी ऑफ बेसिन, नाउ कॉल्ड वसाई, was a pact signed on 31st December 1802 between English East India Company and बाजीराव सेकेंड। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकेंड द्वारा क्या हुआ था? ये ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था। मराठा पेशवा ऑफ पुणे इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पुणे। इन ट्रीटी, इस ट्रीटी में क्या था? बाजीराव सेकेंड वॉज रिस्टोर्ड एज पेशवा इन पुणे with around 60,000 English forces with permanently stationed with the Peshwa to protect him, for which 26 lakh was to be paid to East India Company। इस ट्रीटी में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ बेसिन में आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये कहा गया था कि बाजीराव सेकेंड जो है वो एज अ पेशवा पुणे में अभी भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन इन रिटर्न क्या होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए देने होंगे। आप इसमें इंग्लिश ने क्या करवाया कि ठीक है, बाजीराव सेकेंड एज अ पेशवा रहेंगे, उनके आसपास 60,000 लोगों की इंग्लिश फोर्सेस लगी थी, बट इन रिटर्न कंपनी को क्या चाहिए? 26 लाख। ठीक, 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज एसोसिएटेड विथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से कौन कनेक्टेड है? ऑप्शन है वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से लॉर्ड कॉर्नवालिस कनेक्टेड था। ये सोल्यूशन देखते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1790 से 1792, एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक चार्ज ऑफ द आर्मी इन दिस वॉर। टीपू सुल्तान हैड मेड अ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, वो कैसे एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान को आधा, अपने स्टेट का आधा ब्रिटिशर्स को दे देना पड़ा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। एक साइड क्या दिया हुआ है? गवर्नर जनरल दिया हुआ है। दूसरे साइड किसने क्या एनेक्सेशन या किस वॉर के टाइम में था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक, लॉर्ड एलनबोरो एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये गलत है, ये सिंध के एनेक्सेशन टाइम में थे। तो यहाँ से लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये भी गलत हो गया। लॉर्ड वेलिस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब सर जॉन सोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड क्या है? लॉर्ड वेलिस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ था? वेलिस्ली के टाइम में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम में कौन था? कॉर्नवालिस थे। ठीक है, सर जॉन सोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये गलत। आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखो, एलन बोरो अभी हमने पीछे बताया ना कि सिंध के टाइम पे थे। डलहौजी अवध के एनेक्सेशन के टाइम में थे। वेलिस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये सही था। और हास्टिंग थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग विच कॉन्क्लूड द सब्सिडरी अलायंस विथ लॉर्ड वेलिस्ली एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर ट्रीटीज फ्रॉम द गिवन कोड। ये कह रहा है कि सब्सिडरी अलायंस जो वेलिस्ली द्वारा लाया गया था, इसमें से सीक्वेंस बताइए, किस सीक्वेंस में किसने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किसने किया था? हैदराबाद ने किया था, पहले होगा, फिर मैसूर और सबसे लास्ट में सिंधिया। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4
इसका ऑप्शन ए ये होगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि सब्सिडी अलायंस को एक एक करके किसने एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले कौन किया था, सबसे लास्ट में कौन किया था। अगर ये भी हमें याद है तो बीच की चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये दिया हुआ है काम और एक साइड गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया है, तो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, सही कौन सा नहीं है। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, ये तो अभी हमने पीछे ही देखा, ये भी सही है। सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल वॉर, ये गलत है कि अभी हमने देखा कि एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में कौन था, हास्टिंग थे, तो सर जॉन शोर कहाँ से होंगे। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हास्टिंग, ये सही है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड हास्टिंग। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर वॉज फाउट इन 1814 एंड एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। सेकेंड एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस इन 1815, साल भर के बाद ही हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगौली, यही सारे पॉइंट्स, इतना पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत होती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ट्रीटी ऑफ सगौली याद रखिएगा। ईयर 1814 1815, लॉर्ड हास्टिंग थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंध वॉज एनेक्स बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश द्वारा सिंध को कब एनेक्स किया गया था। आंसर होगा 1843। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पेशवाशिप अबॉलिश कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1818 में पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसे कहते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पता है, लॉर्ड रिपन ही है, अभी हमने पीछे देखा भी। ठीक है, प्रपोजल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, विच इज कंसिडर्ड एज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसके थ्रू स्टार्ट हो पाया था, रिपन के द्वारा। रिपन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. He ordered provincial government to analyze financial resources of their province so that it could be fixed that general expenses on which items can be transferred to the local administration. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर ओवर इंडियन स्टेट. सब्सिडरी अलायंस, अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे देखा है. ठीक है, कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं था, लेकिन अगर हम PYQs कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं और बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस. लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर जनरल कब थे, 1798 से 1805. Also adopted policy of non-intervention in the princely state but later adopted the policy of subsidiary alliance. ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कब्जा कर रहे थे. ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, अभी सीक्वेंस भी पूछा था तो हैदराबाद ही सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था. ठीक है, सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन किया था, हैदराबाद ही किया था. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस पे लागू हुआ था, कौन हुआ था. झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर. झांसी तो सबसे लास्ट में हुआ था, इसका आंसर होगा सतारा. सतारा को सबसे पहले एनेक्स कर लिया गया था, किसके थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू. आइए देखते हैं. Doctrine of lapse was the policy of Lord Dalhousie to annex the independent Indian state on the ground of if ruler of state died childlessly or was manifestly incompetent. ये क्या कह रहा है, अगर रूलर, किसी पर्टिकुलर जगह का रूलर की डेथ हो जाती है जिसका अपना नेचुरल चाइल्ड नहीं है, तो वो एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हो जाएगा. ठीक है, ऐसे एनेक्स्ट किया था. तो सबसे पहला स्टेट ऑफ सतारा को कैप्चर किया था 1848 AD में. ठीक, आगे देखते हैं. 2016 का क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास. मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास किस ईयर में थे, तो 1820 से 1827 AD में सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे. देखो, सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग 1820 to 1827 AD. ही इज क्रेडिटेड एज फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम. रैयतवारी सिस्टम के फादर किसको कहते हैं, मुनरो को. अभी पीछे हमने फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखा, यहाँ देखिए फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम भी हमें पता चल गया. ठीक है, तो रैयतवारी सिस्टम के फादर किसको कहते हैं, मुनरो को. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच्ड. एक साइड वॉर्स दिया हुआ है, दूसरे साइड गवर्नर जनरल. देखो, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर सही है. एंग्लो नेपाल हास्टिंग, ये तो हम पीछे से देखते आ रहे हैं, ये भी सही है. फोर्थ एंग्लो मैसूर और वेलेस्ली, ये भी सही है. कर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, गलत.
ये तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में थे, ना कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। आइए देखते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन था? लॉर्ड हास्टिंग थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। अब सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया? लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया गया। ये सॉल्यूशन देखते हैं। सिक्किम वॉज स्मॉल कैपिटल बिटवीन नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम था। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स पार्ट ऑफ सिक्किम लाइक दार्जिलिंग एंड अदर फार अवे एरिया ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट सिक्किम किंग हैज़ मिसबिहेव्ड विथ 2 इंग्लिश डॉक्टर्स। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? सिक्किम के कुछ एरियाज जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह को एनेक्स कर दिया। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि सिक्किम के जो किंग हैं उन्होंने 2 इंग्लिश डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया था। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने सिक्किम के कुछ पार्ट्स को एनेक्स कर लिया, जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा गवर्नर टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है 1793 AD में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रैयतवारी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो रैयतवारी सिस्टम इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो किस एरिया में? बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी? तो देखो ये बंगाल साइड है, यहाँ पे महलवारी था, ये थोड़ा सा ऊपर, ये महलवारी था, यहाँ पे रैयतवारी था, मतलब कि मद्रास प्रेसिडेंसी साइड में रैयतवारी था, और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट चलता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। हियर रैयतवारी was method of revenue collection in British India. It was prevalent in most of southern India. Is the standard system of Madras Presidency. System was devised by Alexander Reed and Thomas Munro. इसीलिए तो थॉमस मुनरो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, फादर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। It was introduced by Thomas Munro 1820 to 27 when he was the governor of Madras. ठीक है, थॉमस मुनरो द्वारा ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कब? जब ये मद्रास के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि जब जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके रेस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है सही कौन सा है। आइए एक एक करके देखते हैं। दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813। तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि धीरे धीरे करके 1813 के बाद जो कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म होने लगी थी, तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस। हाँ, मोनोपोली ट्रेड जब ख़त्म होने लगा वही तो मेन रीज़न रहा कि इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को उभारने का, एग्रेवेट करने का। तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए सोल्यूशन देखते हैं। In India, deindustrialization started in 1813. The company's commercial monopoly came to an end. क्योंकि 1813 में क्या हुआ था कि कंपनी की जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी ख़त्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट 1-2 एक्सेप्शन बचा था जिसको 1833 में भी ख़त्म कर दिया गया था। 1833 में पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया था मोनोपोली। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था? फॉर द टी एंड अफीम ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना। ठीक, 1833 में ख़त्म कर दिया, तो यही मेन रीज़न है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमें पता है, अभी हमने पीछे देखा, यहाँ पे महलवारी था, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट टाइप का था, और यहाँ पे रैयतवारी था, तो अलग अलग जगह पे था ना, तो असर्शन सही है। ठीक है, रीजन, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। हाँ, ये भी सही है। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग वे में रेवेन्यू देते थे, यहाँ पे अलग तरीके से था, यहाँ पे अलग तरीके से था, तो आपस में क्या हुआ, क्लासेस में डिफरेंस अराइज हुआ। ठीक है,
तो यही दिया हुआ ना, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री, तो हाँ ये भी सही है। इसका मतलब रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो ए आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। दीज सिस्टम वर परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी, अभी पीछे हमने डिस्कस किया ना। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी of UP. Under this system 19% area of entire British India was included. जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये देखिए एक मिनट, ये वाले एरिया में परमानेंट सेटलमेंट था। ये जो ब्रिटिश इंडिया था उसका 19% में यही लगता था, क्या, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, फिर क्या कह रहा है, रैयतवारी सिस्टम जो ये था, ये अप्रॉक्स 51% पे लगता था। ब्रिटिश इंडिया के 51%, मतलब समझो कि ओवरऑल जो 100 होता है, ये समझो पूरा ब्रिटिश इंडिया था, इसका 51% में ही रैयतवारी सिस्टम लगता था। कहाँ कहाँ पे, मद्रास, मुंबई, ईस्टर्न बंगाल, असम, ठीक है। वहीं पे महलवारी जो कि ये एरिया था, ये 30% करता है। ठीक है, ओवरऑल 100 हुआ ना, तो जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसका 51% में कौन सा रेवेन्यू सिस्टम लगता था, रैयतवारी, 30% महलवारी और 19% परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ था, आपस में इंडियन पीजेंट के बीच में डिफरेंट क्लासेस अराइज हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में 2010 से 2023 तक में आ चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन ये है, विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे किससे एसोसिएटेड है, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नन ऑफ दी अबव। पता है मंगल पांडे कहाँ से है, बैरकपुर से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। एक साइड देखिए जगह दिया हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से है ना, तो एक साइड जगह दिया हुआ है, दूसरे साइड से लीडर्स दिए हुए हैं, किस जगह से कौन थे। तो देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है तो सबको पता है, A4, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों एलिमिनेट किया जा सकता है यहाँ से आसानी से। ठीक है, फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, B3, तो आंसर ये हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फतेहपुर में, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खान और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे, ऑप्शन है आरसी मजूमदार, ताराचंद्रन, वीडी सावरकर या एसएन सेन। का आंसर होगा एसएन सेन। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऑफिशियल हिस्टोरियन एसएन सेन जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बहुत लोग बहुत से नाम दिए, जैसे कुछ लोग इसको फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे। ठीक है, मतलब कि आज़ादी के लिए पहला नेशनल वॉर। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो ना ही पहला, ना ही नेशनल और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया ना, कि मतलब इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कुछ लोग ये बोले थे कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो इसमें एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि ना ही ये पहला, ना ही ये नेशनल और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन है आरसी मजूमदार, एसएन सेन, ताराचंद या वीडी सावरकर। तो इसका आंसर होगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जी द्वारा कहा गया था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ये ना ही पहला, ना ही नेशनल और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आरसी मजूमदार
eminent historian stated in his book The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857। मजूमदार जी की बुक का नाम क्या था? Sepoy Mutiny and Rebellion of 1857। उस बुक में इन्होंने क्या कहा है कि सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आर सी मजूमदार जी था, उनके बुक का नाम याद रखिएगा, सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2010 का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है उन चारों में से कौन सा कॉन्सेप्शन सही है। आइए एक एक करके देखते हैं। इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एन इंडियन म्यूटनी, गलत है, इसको इंडियन म्यूटनी नहीं कहा गया था इंडियन हिस्टोरियन द्वारा। ब्रिटिश हिस्टोरियन हैड डिस्क्राइब्ड इट एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इंडियन हिस्टोरियन द्वारा कहा गया था। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, ये सही है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, तो सी सही हुआ। इट वॉज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन इन इंडिया, ये भी गलत है, तो आंसर सी सही है। आइए देखते हैं। देखिए, इन द आफ्टरमेथ ऑफ 1857 रिवॉल्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंडेड इन इंडिया। रेन वॉज हैंडेड ओवर टू द क्वीन विक्टोरिया बाय अ प्रोक्लेमेशन अनाउंस्ड ऑन November 1st 1858। शी अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था 1857 के रिवॉल्ट के 1857 के रिवॉल्ट के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा किसका नाम था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो इसका आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। देखिए, ठीक। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद से लीडर कौन था 1857 के रिवॉल्ट में? तो ऑप्शन दिया हुआ है नाना साहेब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। का आंसर है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली 1857 में इलाहाबाद से लीड किए थे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मौलवी लियाकत अली, मुस्लिम रिलीजन लीडर फ्रॉम इलाहाबाद इन यूपी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महगांव इन चैल परगना ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद के महगांव विलेज से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक रिलीजियस टीचर थे। An upright, pious Muslim and a man of great courage and bravery. मौलवी कैप्चर्ड खुसरो बाग एंड डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मौलवी ने क्या किया था? खुसरो बाग जो था उसको कैप्चर कर लिया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, खुसरो बाग बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ सिपॉयज। जब ये कैप्चर कर लिए थे खुसरो बाग को, तो उसके बाद क्या हुआ? वो सिपॉयज का हेडक्वार्टर बन गया था अंडर मौलवी लियाकत अली, हु टुक चार्ज एज गवर्नर ऑफ liberated इलाहाबाद। लेटर दिस म्यूटनी वॉज सप्रेस्ड बाय जनरल नील। देखो क्या हुआ था, जो मौलवी थे, मौलवी लियाकत अली जी थे, वो इलाहाबाद के बहुत करेजियस और ब्रेव पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। उसके बाद खुसरो बाग को कैप्चर कर लिया और इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। फिर क्या किए, खुसरो बाग हेडक्वार्टर बन गया सिपाहीज का मौलवी लियाकत अली के अंडर में, लेकिन बाद में चल करके जनरल नील ने इनका जो म्यूटनी था उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। 2015 का क्वेश्चन है। हु टर्न द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हम पीछे देख रहे थे ना, कुछ लोग 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे, तो वो कौन है? ऑप्शन दिया VA स्मिथ, PE रॉबर्ट्स, VD सावरकर या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा C, VD सावरकर। VD सावरकर जी 1857 की अपराइजिंग को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहे थे। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन है। हुज नेम एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये कह रहा है कि 1857 के जो क्रांति हुई थी, 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से किसका नाम उससे कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन है कोल सेंट लेगर, कोल गिब्स, कोल विलांस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों लोग 1857 के रिवॉल्ट से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। आइए देखते हैं। नन ऑफ द पर्सनालिटीज मेंशन्ड इन द अबव गिवन ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, देखिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक साइड प्लेसेस दिया हुआ है, एक साइड लीडर्स दिया हुआ है, इसमें नॉट करेक्टली पूछा है। इनमें से क्या सही है? तो सांभलपुर से सुरेंद्र शाही सही है, गंजम से राधाकृष्ण
दंदसेन, ये भी सही है। कश्मीर से गुलाब सिंह, ये भी सही है। लखनऊ से लियाकत अली, ये गलत। लखनऊ से हजरत अली बेगम जी थे। अभी हमने पीछे दोनों देखा भी है, हजरत अली बेगम और लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कंप्लीट हुआ। अब हम और भी सिविल अपराइजिंग्स पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैच दीज फॉर्मर रिवॉल्ट इन 19th सेंचुरी विद दीज रिलेटेड एरियाज। एक साइड एरिया दिया हुआ है और एक साइड रिवॉल्ट। किस एरिया में कौन से रिवॉल्ट हुए हैं, मैच द फॉलोइंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है बिरसा मुंडा रिवॉल्ट बिहार, जो कि आज झारखंड एरिया है। तो डी का थ्री, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब इसका मतलब ए का फोर्थ, कुकी मूवमेंट त्रिपुरा में और कूका मूवमेंट पंजाब में। बी का फर्स्ट, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। देखिए, कुकी मूवमेंट मणिपुर त्रिपुरा में, कुका मूवमेंट पंजाब में, पाबना मूवमेंट बंगाल में, बिरसा मुंडा बिहार, जो कि इस समय झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण। जो प्ले था नील दर्पण, उनके ऑथर कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ, तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनाबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर होगा दीनाबंधु मित्र। दीनाबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। अब इससे एक फैक्ट और याद हो गया, आनंद मठ जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इसका थीम पूछा है इस क्वेश्चन में, चुआर रिवॉल्ट, दूसरा रंगपुर एंड दिंजपुर रिवॉल्ट, बिशुनपुर एंड बीरभूमि रिवॉल्ट, या सन्यासी रिवॉल्ट। तो सन्यासी रिवॉल्ट से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, आनंद मठ सन्यासी रिवॉल्ट से एसोसिएटेड। आइए देखते हैं डी। ठीक, ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस। मोपला रिवॉल्ट जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है तेलंगाना, विदर्भा, मालाबार, मराठावाड़ा। का आंसर होगा मालाबार। मालाबार जो एरिया है वहाँ पे मोपला रिवॉल्ट हुआ था। ये देखते हैं। मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 was a peasant movement which took place in Malabar district of Kerala. Mopla tenants were Muslim and were agitated against Hindu landlords and the British government on grievances related to lack of any security of tenure, renewal fees, high rent and other oppressive landlord executions. ठीक है, क्या था? जो मोपला टेनेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे। ठीक, अब ये रिवॉल्ट हुआ क्या था? ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग रिवॉल्ट किए थे, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फीस वगैरह था और रेंट बहुत ज़्यादा लेते थे, इन सारी वजह से मुस्लिम टीनेंट्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया पीपल नोन एज कल्लर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये कह रहा है कि जो रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें कल्लर जो लोग थे वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कोल्हापुर, मिदनापुर, मदुरई, रंगपुर। जिन लोगों को कल्लर कहा जाता था वो मदुरई रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, कल्लर वॉज द पीपल रिलेटेड टू मधुराज कम्युनिटी ऑफ साउथ इंडिया। People of Kallar tribe are known for revolt against the British rule. This tribe is associated with Madurai region of South India. ठीक है, तो मदुरई रीजन से बिलोंग करते थे कौन? कल्लर। ये एक ट्राइब है, कल्लर ट्राइब। ठीक, ये किसके अगेंस्ट थे? ब्रिटिश रूल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली पूछ रहा है। एक साइड रिबिलियन दिया हुआ है, दूसरे साइड ईयर दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। देखिए, संथल रिबिलियन 1855 दिया है, सही है ये सब रिवॉल्ट ऑफ 1857 से वही जस्ट पहले वाला। ठीक है, कोल 1831 ये भी सही है, खासी 1829 ये भी सही है, अहोम 1815 ये गलत है, अहोम 1828 में हुआ था। ठीक है, ये सब ईस्टर्न रीजन में हुए थे। आइए देखते हैं।
अहोम रिबिलियन वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके अंडर में हुआ था अहोम रिबिलियन? गोम गोमधर कुंवर के। कब? 1828 में, ठीक है। खासी रिबिलियन 1829-33 अंडर लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह, ये लीडरशिप याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोल कहाँ पे होता है? छोटा नागपुर रीजन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। संथल रिबिलियन was a famous tribal revolt of the leader of which were four brothers named सिंधु, कान्हू, छंद, भैरव। ये चारों भाई लीडर थे किसके? संथल रिबिलियन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मैच द फॉलोइंग है, एक साइड मूवमेंट दिया हुआ है, दूसरे साइड ईयर दिया हुआ है। पबना मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, संथल रिबिलियन, ताना भगत, ठीक है। तो अभी हमने देखा संथल रिबिलियन 1855 से 56। देखते हैं सी का फर्स्ट मतलब कि ये बी ऑप्शन सही हुआ। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, एक से दो ऑप्शंस अगर आपके आराम से एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंच सकती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। पबना रिबिलियन 1873-85, इक्का मूवमेंट 1922, संथल रिबिलियन 1855 से 56, ताना भगत मूवमेंट 1914, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। अब इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2011 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा है। ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसका आंसर सबको पता ही होगा, नियर अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी। आइए देखते हैं। Among the given option, Banaras Hindu University founded by Madan Mohan Malviya कब? 1916 was the first central university। तो पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? मदन मोहन मालवीय। कब किया गया था? 1916 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हुज रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन किसके रेन में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। विलियम बेंटिक के टाइम में इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक। 2012 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका आंसर होगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इन चारों में से हिंदू कॉलेज कलकत्ता को पहले एस्टेब्लिश करवाया गया था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय वॉज द वन ऑफ द ग्रेट इनिशियल प्रमोटर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ही एस्टेब्लिश्ड फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन जी द्वारा। विद कोऑपरेशन ऑफ डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ इन 1817। कब किया गया था? 1817 में। मयो कॉलेज अजमेर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1875 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ में 1875 में, और दिल्ली कॉलेज 1824 में। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सबसे पहले इस्टेब्लिश करवाया गया था। कब? 1817 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन जी द्वारा, ठीक। हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ये कह रहे हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इनमें से कौन रिलेटेड है। ऑप्शन है जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आइए देखते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो था ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1884 में। किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर विथ वमन सियाराम आप्ते एंड महादेव बल्लाल नाम जोशी। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भी देख लिया इंडिया में। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, एक साइड न्यूज़पेपर दिया हुआ है, दूसरे साइड फाउंडर्स दिए हुए हैं। दैनिक आज, लीडर, नेशनल हेराल्ड। हमें पता है लीडर जो न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा लिखा गया? मदन मोहन मालवीय। बी थर्ड। तो ये तो हो गया, ये तो आराम से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सी सेकेंड मतलब ये ए आंसर होगा। ये देखते हैं। देखिए, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता जी द्वारा था। लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पियनर जॉर्ज एलन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन ऑफ रिवॉल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस फॉर वेरियस रीजन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवॉल्यूशनरी पीरियड का कौन सा मैगजीन कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था, और एक दो रीजंस की वजह से नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस की वजह से। ठीक है, बंगवसी, काल, केसरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी। ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ बंगवसी, काल, केसरी, ये तीनों मिलकर के कांग्रेस को क्रिटिसाइज किए थे। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि ये लिबरल, इसके कांग्रेस के लिबरल बिहेवियर की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था। आइए देखते हैं। देखो, बंगवासी, काल, केसरी were the popular magazine of the revolutionary period which criticized Congress for its liberal policies। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट था वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन महात्मा गांधी, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। आइए देखते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड द इंग्लिश जर्नल इंडिपेंडेंट डिमांडिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो इंडिपेंडेंट जो इंग्लिश जर्नल था वो किसके द्वारा था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। स्टार्ट करने का क्या पर्पस था? सेल्फ रूल फॉर इंडिया का डिमांड कर रहे थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी मंथली है, मंथली जर्नल है, वीकली जर्नल है, फोर्टनाइटली जर्नल है, डेली जर्नल है? ये वीकली जर्नल था, गदर वीकली जर्नल था। ठीक, आइए देखते हैं। In 1913, growing number of migrants from India to Canada and US formed the गदर पार्टी। कहाँ पे गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। डिज़ाइन टू ऑर्गेनाइज एन आर्मी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और ये गदर पार्टी बनाने का मेन एम क्या था? कि भारत से ब्रिटिश कॉलोनियल को निकालना, हटाना। ठीक है, लाला हरदयाल, सोन सिंह बखना एंड करतार सिंह लॉन्च जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी इन अमेरिका एंड कैनेडा टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश। फर्स्ट इशू ऑफ दिस जर्नल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन November 1st, 1913 विच वॉज वीकली जर्नल। देखो क्या हुआ था, गदर पार्टी का फॉर्मेशन था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या था? कि भारत से ब्रिटिश जो कॉलोनियल था उसको ओवरथ्रो करना, हटा देना, निकाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च द पेपर क्वामी आवाज़। कुआमी आवाज़ जो पेपर था वो किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खालिद कुज़मान। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू ने क्वामी आवाज़ पेपर को लॉन्च किया था। ये देखते हैं। क्वामी आवाज़ न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड रफ़ी अहमद किदवानी इन 1945 फ्रॉम लखनऊ। इट्स पब्लिकेशन वॉज स्टॉप्ड इन 1997। 1997 में इसके पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई। ठीक, 2014 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। एक साइड न्यूज़पेपर दे रखा है, एक साइड पब्लिशर। अभी हमने देखा लीडर मदन मोहन मालवीय, ए फर्स्ट यही होगा। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन। जो जर्नल है इंडियन ओपिनियन उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? ऑप्शन है M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, और चौथा है मनसुख नज़र। तो इसका आंसर होगा मनसुख नज़र। इंडियन ओपिनियन के पहले जो जर्नल था इंडियन ओपिनियन उसके पहले एडिटर मनसुख नज़र थे। आइए देखते हैं। इंडियन ओपिनियन वॉज जर्नल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1903। मनसुख लाल वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस पेपर हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ नटल कांग्रेस। दिस जर्नल वॉज पब्लिश्ड इन गुजराती, तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब डेवलपमेंट ऑफ प्रेस पार्ट स्टैटिक आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई होंगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड वो कहाँ से पब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन है कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर था उदंत
उदंत मार्तंड, वो कोलकाता से पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड वॉज पब्लिश फ्रॉम कोलकाता। इट वॉज पब्लिश ऑन एवरी ट्यूसडे बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है ये, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड। ये कह रहा है कि किस न्यूज़पेपर या मैगजीन से महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। तो युगांतर से महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं है, इंडियन ओपिनियन से हैं, यंग इंडिया से हैं, नवजीवन से हैं, बट युगांतर से महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं है। ये देखते हैं। युगांतर एक वीकली मैगजीन था, पब्लिश्ड बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मैगजीन। महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड नवजीवन। ठीक है, चलिए 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक साइड न्यूज़पेपर, दूसरे साइड एडिटर्स। ये एडिटर्स ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमें पता है सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि बहुत बार जब आप स्टैटिक पोर्शन करेंगे तो बार बार ये सब आएगा। ठीक है, तो सुधारक किसके द्वारा है? गोपाल कृष्ण गोखले। सी सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब बंगाली किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली के एडिटर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बी फर्स्ट ये आंसर हुआ। आइए देखते हैं। देखिए, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, कल शिवाराम महादेव प्रांजप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।